सिकंदर के आक्रमण के बाद यवन पूरी तरह से भारत से विदा नहीं हो गए। वहाँ से जो उसने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें कुछ तो उसने भारतीयों में बांटा जो सिंधु नदी के आसपास थे, जैसे पुरु को दिया और आम्बी को दिया। लेकिन जो पश्चिम के प्रांत थे, सिंधु नदी के पश्चिम के अधिकतर प्रांत जो थे, मैसिडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, इन सब साम्राज्यों को उसने यूनानी गवर्नरों को दिया। इन्हीं यूनानी गवर्नर जब सेल्यूकस के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था, मुख्य उत्तराधिकारी था सिकंदर का, उसके बाद इन गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित किया। और ऐसे ही स्वतंत्रता पार्थिया और बैक्ट्रिया के जो राज्य थे यूनान के, इसके गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये मध्य एशिया यूनान की तरफ आक्रमण करने के बजाय भारत की तरफ आक्रमण किया। ऐसे में इन लोगों का जो आक्रमण था, चूँकि ये काफ़ी समय से ये रह रहे थे भारतीय सीमा के आसपास, इनका कल्चर मिक्सअप हो रहा था, इसलिए इन्हें हिंद यवन शासक कहा गया है। यानी यवन भी थे और हिंद भी थे। हिंद मतलब इनका जो काफ़ी समय से इनका जो आवागमन था ये बना हुआ था। इन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपना अधिकार में करने का प्रयास किया, भारतीय क्षेत्रों को, तो इस वजह से इन्हें हिंद यवन शासक कहा गया। और बैक्ट्रिया और पार्थिया ऐसे क्षेत्र थे, बैक्ट्रिया से हिंद यवन, बैक्ट्रिया के शासकों को हिंद यवन कहा गया जो वहाँ से भारत की तरफ आए, और पार्थिया के शासकों को हिंद पहलव शासक कहा गया जो वहाँ से पहलव के रूप में सामने आए। तो सब ऐसे आक्रमण जो विदेशी आक्रमण हुए, उसमें पहला आक्रमण था हिंद यवनों का आक्रमण। हमने पिछली क्लास में, इसके पहले की जस्ट पहले क्लास में विदेशी आक्रमण में हमने चारों लोगों को बताया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किसने आक्रमण किया, कौन पहले आया कौन बाद में आया। अगर आप उस क्लास को देख लेते तो ये क्लास और अच्छे समझ में आएगी। आज हम इसमें केवल हिंद यवनों की चर्चा करेंगे। हिंद यवन शासक, बैक्ट्रिया के जो हिंद यवन शासक थे, उन्होंने किस तरह से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और किस तरह से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के किन क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। हिंद यवन शासक जो थे, हिंद यवन शासक इसमें सबसे जो बैक्ट्रिया था, बैक्ट्रिया मतलब बल्ख, ये ऑक्सस नदी थी काबुल में, काबुल के उत्तर में, उत्तर सीधा उत्तर तो नहीं था, काबुल से उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, सॉरी, काबुल से उत्तर और पश्चिम की दिशा में ऑक्सस नदी थी। ऑक्सस नदी के किनारे बल्ख था, बल्ख ही बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया बल्ख था। यहाँ पर जो गवर्नर था, इसमें जो सेल्यूकस के गवर्नर थे, सेल्यूकस के बाद के जो शासक हुए, एंटियालकिडास फर्स्ट, एंटियालकिडास सेकंड और एंटियालकिडास थर्ड। एंटियालकिडास जो फर्स्ट था, उसके समय में बैक्ट्रिया के शासक डायोडोटस ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कौन था? डायोडोटस फर्स्ट, इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके समय में पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित कर पाया, लेकिन जो डायोडोटस सेकंड था, डायोडोटस सेकंड, इसने अपने आप को पूरी तरह से वहाँ से अलग कर लिया और एक अलग साम्राज्य, एक अलग राज्य के रूप में इसको यूज करने लगा बैक्ट्रिया का। इसके बाद जो यहीं का एक महत्वाकांक्षी शासक था, बैक्ट्रिया का ही एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसका नाम था यूथिडेमस। इसने डायोडोटस की हत्या कर दी। डायोडोटस की हत्या करने के बाद यहाँ जो शासक था, जो सेल्यूकस के वंश के शासक थे, सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे, उसमें एंटियोकस, यहाँ लिखते हैं एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस सेकंड और एंटियोकस थर्ड। तो ये जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे, इसमें एंटियोकस फर्स्ट के समय में ये चूंकि स्वतंत्र हुआ था, तो इसने प्रयास नहीं किया इस पर आक्रमण करने का। एंटियोकस द्वितीय ने भी नहीं, लेकिन एंटियोकस तृतीय ने
लगभग 260 ईसा पूर्व में, 260 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के शासक उस समय जो जिसने डायोडोटस को मार दिया था, स्वतंत्रता तो डायोडोटस फर्स्ट के समय से हो गई, डायोडोटस ने अब सेकंड ने अपने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन यूथिडेमस जो हुआ इसने भी डायोडोटस की हत्या कर दी और यूथिडेमस सार्वभौम शासक रहा बैक्ट्रिया का। 260 ईसा पूर्व में एंटियोकस तृतीय ने इस पर आक्रमण किया और लगभग 2 साल तक ये घेराबंदी किए रहा, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अंत में संधि हो गई दोनों से, और दोनों से संधि के फलस्वरूप इसका एक पुत्र था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इसने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। संधि के फलस्वरूप विवाह कर दिया और ये पूरी तरह से बैक्ट्रिया से जो एवंस थे वो निकल गए। अब ये हिंद एवन ही यहाँ बचे, डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस एक ऐसा शासक था जिसने बैक्ट्रिया से निकल करके बाहर भारत की तरफ हिंदुकुश को पार किया और भारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। डेमेट्रियस लगभग 190 ईसा पूर्व में मरा, 190 ईसा पूर्व में, और ये 190 ईसा पूर्व में शासक बना। डेमेट्रियस की दिमित्री नामक जो एक शासक की दिमित नामक एक शासक का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, चूँकि ये समय लगभग वही था। दूसरा जो अन्य विवरण प्राप्त होते हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें तो पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, संहिता का युग पुराण अध्याय, और इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की है। इससे मालविकाग्निमित्रम में लिखा हुआ है कि किस तरह से यवनों के आक्रमण को पुष्यमित्र सुंग के पोते अग्निमित्र के पुत्र वसुदेव ने सिंधु नदी के तट पर बुरी तरह से हराया था। ये मालविकाग्निमित्र का उल्लेख है। और पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता के युग पुराण अध्याय में उसमें लिखा हुआ है कि यवनों ने साकेत, माध्यमिका मतलब चित्तौड़, मथुरा तक इसने जो है आक्रमण किया और माध्यमिका को घेर लिया और पाटलिपुत्र तक उन्होंने आक्रमण किया। इसके रेह में एक लेख प्राप्त होता है जिसमें राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, फतेहपुर जिले में है, रेह नामक स्थान पर एक लेख प्राप्त होता है जिसमें राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये ऐसा माना जाता है कि ये डेमेट्रियस का ही लेख है। लेकिन अभी इसका स्पष्ट साक्ष्य या स्पष्ट रूप से कई विद्वानों मतभेद है, स्पष्ट नहीं क्लियर हो पाया है। इससे लगता है कि उन्होंने वहाँ तक निश्चित तौर पर पाटलिपुत्र तक इन्होंने अपना आक्रमण किया था। डेमेट्रियस लगभग 190 ईसा पूर्व तक इसने जो है आक्रमण शासन किया। इसके बाद इसी समय 190 ईसा पूर्व चूँकि ये शासक था उस समय, तो जो चूँकि ये इधर निकल आया था डेमेट्रियस, तो वहाँ पर एक और विद्रोह होता है। कहाँ पर? बैक्ट्रिया में। चूँकि बैक्ट्रिया से निकल करके ये भारत की तरफ आ गया था, भारत में आया, तो भारत में जब बिजी था तो वहाँ पर एक विद्रोह और होता है। और बैक्ट्रिया में किसके? यूक्रेटाइड्स, ये यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह होता है। और यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में जब विद्रोह होता है, इस समय लगभग यही 171 ईस्वी का समय रहा होता है, 171 ईसा पूर्व का समय था। यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह होता है और ये लगभग बैक्ट्रिया से लेकर के यूक्रेटाइड्स ने बैक्ट्रिया से झेलम तक का मार्ग, बैक्ट्रिया से झेलम,
इसने यूक्रेटाइड्स के समय में बैक्ट्रिया से झेलम तक का इसने कब्जा कर लिया। और इसके बाद जब ये कब्जे से लौट रहा था, इसने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला को। और जब यहाँ से कब्जे से लौट रहा था, बैक्ट्रिया वापस जा रहा था, बैक्ट्रिया में भी विद्रोह हो रहा था, तो इसके एक पुत्र था इसका, उसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। पुत्र ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये बैक्ट्रिया को भी अपने कब्जे में नहीं ले पाया। बैक्ट्रिया को वापस, जब बैक्ट्रिया जा रहा था, बैक्ट्रिया में विद्रोह हुआ था और बैक्ट्रिया में भी कब्जा नहीं कर पाया। और ये जो है वहाँ पर शकों का कब्जा हो गया, बैक्ट्रिया पर शकों का शासन हो गया। अब इन लोगों को छुट्टी मिल गई। ये जो है बैक्ट्रिया से लेकर के, बैक्ट्रिया से झेलम तक के क्षेत्र में तक्षशिला को राजधानी बना करके इसके वंशजों ने राज्य किया। बाद में यहाँ का शासक एंटियालकिडास था। एंटियालकिडास, इसने अपने हेलियोडोरस को, अपने राजदूत हेलियोडोरस को काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा। जिसने काशीपुत्र हेलियोडोरस जो है स्वयं को भागवत कहता था। क्या कहता था? भागवत। और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। स्तंभ, अब विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वैष्णव धर्म की पूजा का, विष्णु की पूजा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। और इस तरह से लगता है कि हिंद देवन शासक जो थे ये भारतीय संस्कृति को अपना रहे थे, चूंकि एक मध्य एशिया इनका मार्ग बंद हो गया था, यहीं रहना था। अगर शासक इस तरह का हेलियोडोरस जैसा राजदूत, एंटियालकिडास जैसे लोग अगर शासन भारतीय धर्म को अपना रहे थे, जिसका मतलब था कि वहाँ की जो लोग रहे होंगे उनमें इस धर्म का प्रचलन व्यापक रूप से रहा होगा। क्योंकि शासक वही करता है जो जनता में प्रचलित होता है। जनता जहाँ जो प्रतिबिंब होती है, और शासक जो करता है तो जनता भी वो उसके नकल करने का प्रयास करती है। तो यहाँ से यूक्रेटाइड्स के अध्यक्षता में जो हुआ, तो इसके जो वंशज थे, एंटियालकिडास था, इस तरह के कई वंशजों ने 30 से 35 का हमें उल्लेख मिलता है। डेमेट्रियस वंश का, उसके वंश के 30 से 35 शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में राज्य किया था। और इस एंटियालकिडास के इनका क्षेत्र पूरा जो रहा तक्षशिला को ही केंद्र बनाए रहे। और ये बैक्ट्रिया से तक्षशिला के बीच में इनका शासन लगातार बना रहा। बैक्ट्रिया चूंकि स्वतंत्र हो गया था और पीछे से शक आ रहे थे, शकों ने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। आगे हम देखेंगे शकों ने किस तरह से इनको भी बाहर किया। और उसके पीछे जो कुषाण आ रहे थे, उन्होंने कुषाण को भी कुषाणों ने शकों को वहाँ से हटाया। इस तरह से अलग अलग जो लहर आई, जो विदेशी आक्रमणकारियों की लहर आई, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते रहे। अब यहाँ आते हैं बैक्ट्रिया के जो डायोडोटस की शाखा थी, डायोडोटस सेकंड यूथिडेमस के बाद जो डेमेट्रियस था, इसने भारत पर आक्रमण किया। इसने अपनी राजधानी बनाई सियालकोट या साकाल को, उसमें ये साकाल कहा जाता था। और मथुरा तक इसका कब्जा था। अब यहाँ स्पष्ट है कि इसकी बैक्ट्रिया से झेलम तक इसका था, झेलम से मथुरा तक। यहाँ से कह सकते हैं झेलम से मथुरा तक का इसका कब्जा था। और मथुरा या साकाल की राजधानी का उल्लेख जो है उस तत्कालीन ग्रंथों में बहुत अच्छे से मिलता है। इधर डेमेट्रियस की पुत्री से जो एंटियोकस प्रथम ने विवाह किया था, इसका पुत्र, डेमेट्रियस के पुत्र से विवाह किया था। डेमेट्रियस का पुत्र जो था वो था, डेमेट्रियस का जो भाई था एक मिनांडर, छोटा भाई था इसका मिनांडर ने साकाल से राज्य किया। और साकाल मिनांडर इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण, हिंद देवनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे महान शासक था। इसने नागसेन से वार्ता करने के फलस्वरूप इसके बौद्ध होने का जो उल्लेख है मिलिंद पन्हो में है। एक ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो।
मिलिंद पन्हो में इसने जो है नागसेन या नागार्जुन और मिनांडर के वार्ता का जो उल्लेख है ये मिलिंद पन्हो में है, पाली ग्रंथ है। इसके द्वारा ये इसे बौद्ध हो जाने की सूचना इसे मिलती है। इसके बाद लगभग 125 ईस्वी तक इनका राज्य जो है समाप्त हो जाता है। बैक्ट्रिया के यवनों का राज्य जो है 125 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इनका राज्य समाप्त हो जाता है। और मिनांडर के बाद इसका पुत्र जो है स्टेटोफस्ट, इसके सिक्के जो है यहाँ से मथुरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? स्टेटोफस्ट के सिक्के मथुरा से मिले हैं। चूँकि ये अवयस्क था तो इसकी जो रानी थी, रानी का नाम था एग्थोक्लिय की उपस्थिति में एग्थोक्लिय ने इसके संरक्षक के रूप में शासन किया। इसके बाद स्टेटो द्वितीय हुआ और कई शासक हुए, और इस तरह से इनका ये शासन, इंडो ग्रीक शासन जो है मथुरा तक रहा। बीच में जो ये आक्रमण किया था इन्होंने पाटलिपुत्र तक, वो संभवतः क्षणिक था और ये हराए गए। और बाहर आपस में भी इनका ऐसा विवरण गार्गी संहिता मिलता है कि ये इन्होंने आपस में भी बहुत भयानक युद्ध किए। और अंत में जो सिकंदर की स्थिति थी कि उन्होंने उन सैनिकों ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो यहाँ भी सैनिकों ने ये स्थिति थी कि सैनिक हो सकता है कि उनमें भी विद्रोह हुआ हो और ये आपस में लड़ने के बाद इनकी शक्ति क्षीण हुई और यहाँ के शासकों ने इनको बाहर निकाला। लेकिन मिनांडर जैसे शासक, स्टेटो सेकंड, ये सब ईसा के प्रारंभिक सदियों तक बने रहे, जब तक कि ये शकों और बाद में कुषाणों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिए गए। और इस तरह से हिंद एवं शासक का ये जो पूरा वंशज है ये क्लियर हो गया होगा आपको। इनकी जो उपलब्धियां थी, हिंद एवं शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने लेखयुक्त सिक्के चलाए। क्या किया इन्होंने? लेखयुक्त सिक्के चलाए इन्होंने। लेखयुक्त सिक्कों का इसने प्रचलन किया। इसके पहले के सिक्के थे, हमें नहीं पता लगता था किस राजा ने चलाए हैं, लेकिन यहाँ से ये पता लगता है कि किस राजा ने सिक्के चलाए हैं और उस राजा के धर्म के बारे में। जैसे बाद के शासकों में देखते हैं कि धर्म के बारे में, उसके जो देवी देवता की जो पूजा करते थे, संस्कृत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। और बाद में भारतीय लोगों ने भी इस तरह के सिक्के चलाए, भारतीयों ने भी, या यहाँ के बाद के शासकों ने इनकी नकल में इस तरह के सिक्के चलाए। शुरू में इनको सोने के सिक्के प्रचलन करने का भी श्रेय इनको दिया जाता है। हालांकि बिम्कटफिसिस जो था, इसका जो स्पष्ट साक्ष्य है कि उसने सिक्कों का प्रचलन किया, लेकिन सिक्कों का प्रचलन यूनानी सिकंदर के आने के बाद यूनान और भारत का उतना समन्वय नहीं हुआ जितना इस इंडो ग्रीक यवनों शासकों के आक्रमण के बाद हुआ। इंडो ग्रीक शासक जो आए, इसके फलस्वरूप यहाँ पर वहाँ से यूनान से इन्होंने भारतीय ज्योतिष सीखी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखी। जबकि जो वहाँ के लोगों ने थे, यहाँ के धर्म से, संस्कृत से बहुत सारी चीज़ें ली। हमने देखा कि हेलियोडोरस एंटियालकिडास ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में। विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। मिनांडर बौद्ध हो जाता है नागसेन के प्रभाव में आकर के। तो इस तरह से एक मिक्सअप की परंपरा जो थी वो बहुत तेज हुई। और व्यापार वाणिज्य जो कनिष्क के शासनकाल में, आगे हम देखेंगे कुषाण शासनकाल में, जो एक पश्चिमोत्तर से जो एक जुड़ाव होता है, पश्चिमोत्तर से रोम तक के जुड़ाव बढ़ता है, रेशम मार्ग का डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट की शुरुआत यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चूँकि वहीं से आए थे, इनका आवागमन लगातार, सैनिक चूँकि वहाँ के रहे होंगे, बैक्ट्रिया के रहे होंगे, बैक्ट्रिया से यहाँ आए थे, तो इसलिए इनका आवागमन लगातार बना हुआ था। इनके लिए अनजान रास्ते नहीं थे और लगातार ये आपस में मोबिलिटी इनकी बनी हुई थी। और इसी मोबिलिटी के कारण कनिष्क साम्राज्य रेशम मार्ग का उपयोग समृद्धशाली रूप से कर पाया और अपने साम्राज्य को समृद्ध कर पाया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।